नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। देखिए, हमारे इस चैनल पर बोर्ड एग्ज़ाम्स और आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम से रिलेटेड बैक टू बैक शानदार वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते हैं। और ये जो क्लास है इसमें हम आपका जो कल एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी अनिवार्य का, उस हिंदी अनिवार्य के लिए लास्ट ईयर का जो हाफ ईयरली का पेपर था 24-25 का, वो पेपर मैं आपके लिए कम्प्लीटली लेकर आया हूँ विद सॉल्यूशन। मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ। ये पीडीएफ के रूप में आपको ये प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिलने वाला है और ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करवा दूंगा। तो आइए एक एक करके हम कंप्लीटली इन प्रश्नों को देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। तो इस पेपर को कंप्लीटली आप देख करके फिर एग्जाम दे करके जाएंगे और एग्जाम दे करके जैसे ही वापस आप लौटेंगे मैं आपको नए पेपर का पूरा सॉल्यूशन अवेलेबल करा दूंगा। तो देखो, पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न करके सारे प्रश्न करते हैं और जिन जिन प्रश्नों के आंसर आपको आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको देख लूंगा। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, बहुचयनात्मक प्रश्न है कि सीरीज के फूल की तुलना की गई है। अब ये जो सीरीज का फूल है इसकी तुलना लेखक ने किस के साथ की है? किसान के साथ, भिखारी के साथ, अवधूत के साथ या फिर अमलतास के साथ? तो बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका स ऑप्शन है अवधूत के साथ की है। ठीक है, अघोरी, अवधूत का मतलब होता है अघोरी। तो मैं ये पीडीएफ आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो राइट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, इस प्रश्न का राइट आंसर है अवधूत के साथ जो है वो लेखक ने इसकी तुलना की है। दूसरा प्रश्न देखो, नेक्स्ट है कि महादेवी वर्मा की सेविका भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो उसका वास्तविक नाम था ऑप्शन डी, लक्ष्मी जो है वो उसका वास्तविक नाम था। अगर लक्ष्मी या फिर लक्ष्मीन नाम भी आता है तो आपको राइट करना है। ध्यान देना है, ये प्रश्न रिपीट होने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर आप कहते हो तो मैं पिछले 5 वर्षों के आपके जो पिछले 5 वर्षों के हाफ ईयरली के और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम्स के पेपर भी मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं सभी का सॉल्यूशन आपको अवेलेबल करा दूंगा। तीसरा प्रश्न देखो कि हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? तो वो जो शास्त्र होता है उसे हम व्याकरण शास्त्र कहते हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन स। नेक्स्ट देखो, अब मैं यहाँ पे फटाफट आपको इसका जो आंसर है, प्रश्न और आंसर आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट जो है और जो एग्जाम से रिलेटेड आपका स्टडी मटेरियल वो मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। तो पहला नेक्स्ट प्रश्न तीसरा हमारा हो गया, वो व्याकरण शास्त्र कहलाता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेस्टामेंट का हिंदी रूपांतरण क्या है। एक ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा तो आपको ध्यान देना है, टेस्टामेंट का हिंदी रूपांतरण होता है वसीयत। ठीक है, नेक्स्ट है जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं, क्या लाते हैं? कपास लाते हैं। यहाँ पे बच्चों की बात करिए कि बच्चे बचपन में कोमल होते हैं, तो बच्चों की कोमलता को बताने के लिए यहाँ पे कवि ने पतंग कविता में कवि ने आलोक धनवा साहब ने यहाँ पे कपास के साथ उनकी तुलना करिए। कपास एक यहाँ पे प्रतीकात्मक है, कोमलता का प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उषा कविता, उषा नामक कविता किस कवि की है? तो ये शमशेर बहादुर सिंह की कविता है उषा, जिसमें ग्रामीण परिवेश का वर्णन कवि ने बड़े ही शानदार बिंबों के माध्यम से किया है। जिस तरीके से ग्रामीण परिवेश में सारी चीज़ें जैसे चौका और सील और वो एक झिल मिलाती देह, तालाब में झीलते हुए, स्नान करते हुए झील में, ये सारी चीज़ें कवि ने बड़े शानदार ढंग से उसमें दिखाई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है? तो ये ताम्र काल का शहर है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता काशी योगिन थी, लेकिन दिए गए विकल्पों में ताम्र काल जो है वो सबसे सटीक है। एक बार पेपर देखिए, यहाँ पे ध्यान से समझना है आपको। ये जो प्रश्न है ना, देखो लिखा हुआ है कि मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है? तो यहाँ पे पाषाण काल है, ताम्र काल है, लोह काल है और पूरा पाषाण काल है। तो ताम्र काल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब। वैसे तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, लेकिन कांसा ऑप्शन ही नहीं है कांस्य युगीन सभ्यता, तो आपको ताम्र काल जो है वो करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि आदर्श रूप में पत्रकारिता किसका प्रतिबिंब है? तो ध्यान देना, आदर्श रूप में पत्रकारिता जो है ये वास्तविक, ध्यान देना कि ये यथार्थ या फिर वास्तविकता का प्रतिबिंब है। नेक्स्ट प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? तो घटनास्थल से सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। तो ऑप्शन आपका ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अब हम देखोगे दूसरा प्रश्न जो है आपका, दूसरे प्रश्न को हम कंप्लीटली यहाँ पे करने
वाले हैं सॉल्यूशन। तो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले 6 प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है कि भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रिक्त स्थान में आपको लिखना है, उसे लिपि कहते हैं। मैंने यहाँ पे प्रश्नों का आंसर आपको जो है वो लिख करके दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला है कि अभिधा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ क्या कहलाता है? तो अभिधा से जो प्राप्त अर्थ होता है उसे हम अभिधार्थ या फिर मुख्यार्थ या फिर वाच्यार्थ भी कहते हैं। अभिधेयार्थ भी कहते हैं हम इसे, या फिर वाच्यार्थ कहते हैं, या मुख्यार्थ भी कहते हैं उसे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि लाला लाजपत राय पंजाब के शेर है, इस कथन में निहित शब्द शक्ति कौन सी है? तो देखो, कोई आदमी शेर कैसे हो सकता है, कोई इंसान पशु कैसे हो सकता है, लेकिन उस पशु जैसे लक्षण है, शेर जैसे लक्षण है, बहादुरी दिखाने के लिए यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग कवि लेखक ने यहाँ पे ध्यान देना किया गया है व्याकरणाचार्यों ने। तो सही जवाब रहेगा लक्षणा शब्द शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला लिखा हुआ है कि काव्य में शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित चमत्कार क्या कहलाता है? तो हमने देखा था अलंकार जो है ना, जब हम पढ़ते हैं तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। अगर शब्द में निहित अलंकार है तो वो शब्द अलंकार हो गया, और अर्थ में निहित अलंकार है तो वो अर्थालंकार हो गया। तो यहाँ पे अर्थ में अलंकार की बात कर रहा है, इसलिए ध्यान देना ये अर्थालंकार हो गया। राइट आंसर है अर्थालंकार। अब देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। अब जैसे जैसे श्याम यानी काले रंग में कोई डूबता है तो उज्ज्वल होने की बात यहाँ पे बताई गई। उज्ज्वल मैंने सफ़ेद, तो काले में डूबना सफ़ेद होना ये तो एक प्रकार से विरोधाभास हो गया। तो चूंकि यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है, ऊपर से प्रतीत होता है लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे विरोध नहीं है। यहाँ पे बात हुई है कि जैसे जैसे भगवान के प्रेम में डूबते हैं वैसे वैसे हमारा हृदय निर्मल होता जाता है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है लेकिन एक्चुअल में नहीं है, तो इसलिए विरोधाभास अलंकार यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस प्रश्न का सही जवाब आपको करना है विरोधाभास अलंकार। अब अपठित जो हमारा एक गद्यांश यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखेंगे इस गद्यांश को पढ़ लेना, हो सकता है कहीं परीक्षा में यही आपको मिल जाए। तो पढ़ेंगे, मैं इसके आंसर आपको बता देता हूँ, आप लोग पढ़ लेना। और पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दूंगा, जैसा कि मैंने आज की जो पीडीएफ थी इंग्लिश कंपलसरी के सॉल्यूशन की, वो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो आंसर बता देता हूं। प्रश्न ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय जागरण के लिए क्या जरूरी है? तो युवा पीढ़ी को अनुप्राणित करना और राष्ट्र की आत्मा को जगाना राष्ट्रीय जागरण के लिए जरूरी है, इसका आंसर है। दूसरा प्रश्न है कि सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? तो राष्ट्रीय चरित्र का पुनर्मूल्यांकन सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे, लिखा है ना कि आज की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? तो युवा पीढ़ी को जगाना है ना, राष्ट्र की तरफ प्रेरित करना। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय चरित्र के विकास के लिए किसकी आवश्यकता है? तो तीसरे प्रश्न का राइट आंसर है बच्चों कि राष्ट्रीय चरित्र के विकास के लिए त्याग, परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास की आवश्यकता है, इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है कि आज की कठिनाइयों में वृद्धि क्यों हुई है? आज हमारी कठिनाइयों में वृद्धि क्यों हुई है? क्योंकि स्वतंत्रता के बाद हम आसानी या आराम की ओर भागे और समस्याओं का सामना करने की बजाय विकल्प खोजते रहे, इसलिए हमारी समस्याएं बढ़ती चली गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो देखो शीर्षक जब हम पढ़ेंगे तो मैंने आपको कई बार बताया है कि शीर्षक हमेशा पहली पंक्ति में मिलता है। तो पहली पंक्ति में राष्ट्रीय चरित्र का पुनर्मूल्यांकन, ये आपका जो है वो हो जाएगा, इसका शीर्षक हो जाएगा। राष्ट्रीय चरित्र का महत्व या फिर युवा और राष्ट्र, आप जो है वो इस प्रकार के मिलते जुलते 2 से 3 इसके शीर्षक बन सकते हैं, कोई भी एक शीर्षक आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक अपठित पद्यांश दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से पढ़ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाफेली में प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए हो सके कि ये रिपीट हो जाए तो आपको सेम टू सेम प्रश्न मिलेंगे और सेम टू सेम आंसर आपको लिखने पड़ेंगे, इसलिए मैं कंप्लीट आंसर आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल करा रहा हूं, आप इसे पढ़ लेना। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अब मैं पूरा न पढ़ के सीधा प्रश्नों की तरफ चलूंगा। पहला प्रश्न है कि बाट की पहचान कर ले, इस पंक्ति में बाट का क्या तात्पर्य है? फिर है बटोही शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। फिर है हे अनिश्चित मार्ग में यात्रा मार्ग में क्या क्या अनिश्चित है। फिर है कंटकों के सर मिलेंगे में कंटक का प्रतीकार्थ क्या है, और उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ पे कंप्लीटली लिखे हुए
मिल रहे हैं। बाट का तात्पर्य है रास्ता या मार्ग। अगला क्वेश्चन है बटोही का अर्थ है यात्री या फिर पथिक यानी राहगीर। अनिश्चित क्या है? तो मार्ग में नदी, पहाड़, गुफाएं, बाग, वन, फूल, कांटे कब मिलेंगे, ये सब अनिश्चित है। चौथा प्रश्न है कंटकों के सर का प्रतीक है जीवन के दुख और मुसीबतें एवं बाधाएं, और शीर्षक रहेगा जीवन पथ या राह की पहचान। ये हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हुआ बच्चों। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे सेक्शन बी है, जिसमें आपको अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के आंसर 40 से 45 शब्दों में देने हैं। तो ये मैं नेक्स्ट क्लास आपके लिए पार्ट 2 लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन पेपर को हम 2 भागों में कंप्लीटली हल करते हैं। तो सेकंड पार्ट इसका बहुत ही जल्दी आपको जस्ट मिलेगा, इसके 10 से 15 मिनट के भीतर। तब तक आप इस पहले भाग को पूरी तरह से पढ़ लीजिए और कंप्लीट आंसर सेकंड पार्ट आने के बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।